अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द कर्व विद फिक्स्ड बाउंड्री पॉइंट्स सच दैट इट्स रोटेशन अबाउट द एक्स एक्सिस गिव्स राइज टू अ सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मिनिमम सरफेस एरिया। इसका कहने का मतलब है कि एक कर्व लीजिए, एक कोई सा भी कर्व लीजिए, ये कर्व है जिसकी बाउंड्री पॉइंट्स फिक्स हो, मतलब ए से बी के बीच में ही आपको कोई कर्व लेना है। अब इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है, और ऑब्वियस सी बात है अगर इसको रोटेट करेंगे, मान लीजिए इतने पोर्शन को रोटेट करेंगे तो ये इस टाइप का कुछ एक सिलेंडर बन जाएगा, सिलेंडर टाइप का, मतलब इस टाइप का कुछ बन जाएगा, और ये बन गया मान लीजिए, ठीक है। तो इसका क्योंकि ये कर्व है तो केवल बाहर बाहर का पोर्शन आएगा, तो इस वजह से आपको इसका बस सरफेस एरिया ही निकालना है। तो आपको बताना है ये ए से के बी के बीच में ऐसा कौन सा कर्व होगा जिससे ये सरफेस एरिया मिनिमम होगा, क्योंकि ए पॉइंट और ये जो बी पॉइंट है ये तो फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो इनके बीच में अगर इस टाइप का कर्व करेंगे और इसको एक्स एक्सिस के बीच में अगर आपको ड्रॉ करना है तो ये किस टाइप का, इसका जो बेलन है वो सरफेस एरिया है वो इस टाइप का कुछ बनेगा। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा कर्व खींचा जाए जिसके लिए जो सरफेस एरिया है वो मिनिमम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका फंक्शनल बनाना पड़ेगा सरफेस एरिया का। जैसे ही सरफेस एरिया का फंक्शनल बनेगा उसके बाद तो क्वेश्चन आप यूलर इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला कैसे इसमें बनेगा। इसमें यूज़ होगा, आप अगर इसमें छोटा सा पोर्शन, अगर कोई भी छोटा सा पोर्शन अगर मैं इसके अबाउट रिवॉल्व कर दूं, अगर हम इतना छोटा सा पोर्शन लेते हैं और इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कुछ इस टाइप का ही बनेगा। मान लीजिए ये ले लिया, तो अगर आप देखेंगे तो ये छोटा सा सिलेंडर टाइप का कर्व बन जाएगा। तो अब सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। सपोज करिए ये सिलेंडर है, इस टाइप में आपने कोई सिलेंडर ले लिया है और यहाँ पे ये आर उसकी रेडियस होती है, एच को या तो ऊंचाई कह लीजिए या इसकी मोटाई कह लीजिए। तो ये उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर छोटा सा सरफेस एरिया निकालना चाहेंगे तो सबसे पहले इतने से पोर्शन का सरफेस एरिया निकाला जाए। तो इतने से पोर्शन का जो सरफेस एरिया हो जाएगा, इतने पोर्शन का, आप देखिए अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y है तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y, यानी कि इसको रोटेट करने के बाद जो सिलेंडर बन रहा है उसका रेडियस y हो जाएगा। तो 2πr की जगह तो y आ जाएगा। h बचा, h मतलब मोटाई। अब मोटाई उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगी कि कितने लेंथ का कर्व ले रहे हो उतना ही मोटा आपका सिलेंडर रेडी होगा। तो मान लीजिए छोटा छोटा करके घुमाते, एक साथ नहीं घुमाते हैं कैलकुलेशन के लिए। मान लीजिए ds लेंथ का आपने कर्व लिया है तो इसकी जो मोटाई होगी यानी जो सिलेंडर बनेगा वो भी कितने लेंथ का बनेगा, ds लेंथ का बनेगा। तो ये हो गया एक इस एलिमेंट्री पोर्शन का सरफेस एरिया। बट अगर आपको पूरा ए से बी तक का चाहिए तो आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लें और इसके x2 y2 ले लें तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा x1 से x2 तक। अब याद रखिए इसमें x1 y1 और x2 y2 यानी a और b जो है ये फिक्स होने चाहिए, बट यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है वो दिए नहीं है, फिक्स है बस हमको इतना पता है। तो s बराबर 2π इंटीग्रेशन x1 टू x2 y ds। तो इसमें कोई पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशन नहीं निकल के आ पाएगी। तो इसके लास्ट के आंसर में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रहेंगे ही रहेंगे। अगर मान लीजिए इसमें कुछ पर्टिकुलर कर देता, मान लीजिए इसको 1,1 या इसको 2,3 दे देता, उस तब हम इनिशियल कंडीशन आपको पता है y1 बराबर 1 यहाँ से और दूसरे से होता y2 इज इक्वल टू 3। तो तब हम आप आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू इसमें फाइंड आउट कर सकते थे, पर इसमें क्योंकि दिए नहीं है तो इस वजह से इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो जैसा दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आगे सॉल्व कर लेते हैं। s इज इक्वल टू 2π इंटीग्रेशन x1 टू x2 y ds की वैल्यू हम पहले भी कई बार निकाल चुके हैं, y डैश स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है आपके पास, इसी से आंसर निकल के आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखेंगे, अगर फंक्शनल देखेंगे तो y और y डैश है, x मिसिंग है। तो जब x मिसिंग होता है तब हम फंक्शनल के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, f माइनस वाई डैश डेल f अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। f है आपका यहाँ पे y अंडर रूट 1 प्लस
वाई डैश स्क्वायर माइनस, आप चाहें तो 2 पाई को इधर ले जा सकते हैं, इसको कुछ नया एस डैश करके पढ़ सकते हैं और फंक्शनल फिट ना हो जाएगा, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं आएगी। वाई अंडर रूट 1 + वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में वाई डैश डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका एफ इज़ इक्वल टू, अगर वाई अंडर रूट 1 + वाई डैश स्क्वायर है तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा वाई अपॉन 2 अंडर रूट 1 + वाई डैश स्क्वायर इंटू 2 वाई डैश, यानी कि ये मिलेगा आपको 2 वाई डैश स्क्वायर इंटू वाई अपॉन अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं तो यहाँ से भी 2 हटाया जा सकता है, इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, माइनस वाई डैश स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 + वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों साइड एलसीएम ले लेते हैं, 1 + वाई डैश स्क्वायर वाई प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास सॉल्व करके आएगा वाई अपॉन अंडर रूट 1 + वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। अब ये चीज़ बन चुकी है आपको, यहाँ से आप चाहें तो वाई निकाल सकते हैं, सी अंडर रूट 1 + वाई डैश का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी है आपको कैसे सॉल्व करना है। फिलहाल इस केस में क्या कर सकते हैं, वाई डैश क्योंकि प्लस है, साइन थीटा कॉस थीटा रखेंगे तो उससे सॉल्व होने वाला नहीं है, तो आपको हाइपरबोलिक में रखना होगा। तो मान लीजिए वाई डैश बराबर आपने साइन हाइपरबोलिक थीटा रखा, इससे फ़ायदा क्या होगा, जब आप यहाँ पे वाई की वैल्यू निकालेंगे तो सी अंडर रूट 1 + साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा, और आपको पता है इसकी वैल्यू होती है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, तो सी कॉस हाइपरबोलिक थीटा, तो वाई की वैल्यू आ गई सी कॉस हाइपरबोलिक थीटा। अब बचा एक्स निकालने के लिए आपको पता है dy/dx बराबर वाई डैश होता है, तो dy/dx इज इक्वल टू वाई डैश, तो आपने ये कंसीडर किया ही हुआ है ऑलरेडी, साइन हाइपरबोलिक थीटा। अब साथ में यहाँ से ये भी कर लीजिए, dy/d थीटा बराबर हो जाएगा सी साइन हाइपरबोलिक थीटा, यानी कि dy/y बराबर हो जाएगा सी साइन हाइपरबोलिक थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से सारी वैल्यूज़ हमको सब्स्टिट्यूट करनी है, dy की जगह रख लीजिए सी साइन हाइपरबोलिक थीटा इंटू डी थीटा अपॉन साइन हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू डी एक्स, तो यहाँ से डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा सी डी थीटा, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू सी थीटा और एक नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो आंसर ऐसे भी दे सकते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म हो गई कि y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा और x बराबर सी थीटा प्लस C1, और आप चाहें तो इसको मिला के एक इसकी कार्टेशियन फॉर्म में भी आंसर बना सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे आंसर बनाएंगे, इस जो पैरामीटर थीटा एक्स्ट्रा दिख रहा है ना इसमें, तो थीटा को हटा दीजिए, थीटा को यहाँ से हटाएंगे तो कितना निकलेगा, x - C1 अपॉन सी इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सी कॉस हाइपरबोलिक थीटा की जगह आ जाएगा आपका x - C1 अपॉन सी। इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो इक्वेशन है ये कैटनरी की इक्वेशन होती है, फैमिली ऑफ कैटनरी है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि दो कर्व के बीच में अगर आपको कौन सा ऐसा कर्व है जिसके लिए जो सरफेस एरिया है रिवॉल्व करने पर अबाउट एक्स एक्सिस वो मिनिमम आएगा, तो वो कैटनरी है। तो आई होप बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि ये जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पे इंटीग्रेशन वाला ये पोर्शन, इसको सॉल्व करने के लिए वाई डैश बराबर साइन हाइपरबोलिक थीटा रखना है, वाई निकलेगा, एक्स तो आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा।